नमस्कार साथियों, मैं सुनीता शर्मा जयपुर स्टडी जोन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, मैं आपके लिए फर्स्ट ग्रेड का टॉपिक शैक्षिक प्रबंधन लेकर आई हूं। जैसा कि पूर्व निर्धारित है कि जून में हमारा एग्ज़ाम है, जो है फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम है, तो उसमें जो अब तक आप लोगों ने अच्छे से उसको कवर कर लिया होगा और अब मैं आपके लिए फटाफट से शैक्षिक प्रबंधन के वन लाइनर की तरह फटाफट रिवीजन करने के हिसाब से शैक्षिक प्रबंधन के टॉपिक लेकर आ रही हूँ, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है शैक्षिक प्रबंधन की अवधारणा, अर्थ, सिद्धांत, विशेषताएं। इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, तो आपका स्वागत है इस चैनल पर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैं आपको बता चुकी हूँ, और ये जो टॉपिक है वो आपके लिए बड़ा ही लाभदायक होगा। और ये जो जानकारी जो है, पहले टॉपिक की समस्त जानकारी जो आपको मैं देने जा रही हूँ, वो आपकी मेहनत को सफल बनाएगी और आप कामयाब हों, इसी दुआ के साथ हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक शैक्षिक प्रबंधन। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक है ये शैक्षिक प्रबंधन वाला। आगे भी टॉपिक वाइज हम एक एक अध्याय के हिसाब से कंप्लीटली फटाफट रिवीजन के हिसाब से हम इसको करेंगे, और फिर मैं आपके लिए इसके क्वेश्चन आंसर भी लेकर आऊँगी जिससे आपका मूल्यांकन हो सके। तो ठीक है, चलिए दोस्तों फटाफट से हम रिवीजन करते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि अब 2-2.5 महीने शेष हैं, तो हमें ज़्यादा देरी नहीं करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक शैक्षिक प्रबंधन। चलिए देखिए, शैक्षिक प्रबंधन 2 शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षा और प्रबंधन। ठीक है दोस्तों, शैक्षिक प्रबंधन 2 शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षा और प्रबंधन। शिक्षा का अर्थ है शिक्षा के क्षेत्र, और प्रबंधन का अर्थ होता है व्यवस्था करना। तो शैक्षिक प्रबंधन का ये मतलब हो गया कि शिक्षा के क्षेत्र में जो भी स्थितियाँ आती हैं हमारे सामने, उनका प्रबंधन कैसे करेंगे, व्यवस्था कैसे करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं आगे। तो देखिए, यहाँ पर हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि शैक्षिक प्रबंधन 2 शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षा और प्रबंधन। शिक्षा का अर्थ है शिक्षा के क्षेत्र और प्रबंधन का अर्थ है व्यवस्था करना। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए दोस्तों, प्रबंधन क्या होता है। शिक्षा के बारे में तो हम जानते ही हैं, और प्रबंधन के बारे में देख लेते हैं। ये इसकी उत्पत्ति जो है अंग्रेजी शब्द से है। तो अंग्रेजी शब्द कौन सा है दोस्तों? मैनेजमेंट। ठीक है दोस्तों, तो भाषा कौन सी है? अंग्रेजी, और मैनेजमेंट शब्द से ये बना है। ठीक है, और इसका अर्थ होता है व्यवस्था करना। तो इस प्रकार से प्रबंधन का शाब्दिक अर्थ देखते हैं हम, उपलब्ध साधनों का दक्षतापूर्वक तथा प्रभावपूर्ण तरीके से उपयोग करना ताकि लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। ठीक है दोस्तों, तो प्रबंधन का शाब्दिक अर्थ है उपलब्ध संसाधनों का अच्छी तरीके से, दक्षतापूर्वक क्या होता है? अच्छे तरीके से और प्रभावशाली तरीके से उपयोग करना ताकि हम हमारे लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सके। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हमारा जो अभी पढ़ाई का सिलसिला जो चल रहा है, तो उसका भी प्रबंधन हमें करना है। ठीक है, तो कोई भी कार्य अगर हम करते हैं तो उसकी जो भी योजना बनाई जाती है और जो भी संसाधन उसके लिए उपलब्ध रहते हैं, उन तरीकों को, उन संसाधनों का उपयोग करते हुए हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति किस प्रकार करें, उसे क्या कहा जाता है? प्रबंधन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, शैक्षिक प्रबंधन का प्रारंभ, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि शैक्षिक प्रबंधन का प्रारंभ कहाँ से होता है? अमेरिका से होता है। शैक्षिक प्रबंधन की प्रथम अवधारणा 19वीं शताब्दी में F.W. टेलर ने प्रारंभ की थी। देखिए दोस्तों, सबसे पहली अवधारणा जो दी गई थी शैक्षिक प्रबंधन की, वो F.W. टेलर के द्वारा दी गई थी। और शैक्षिक प्रबंधन का प्रारंभ कहाँ से माना गया है? अमेरिका से। 19वीं शताब्दी में F.W. टेलर ने पहली बार इसकी अवधारणा दी थी। प्रबंधन का गुरु माना गया है पीटर ड्रेकर को। ठीक है, सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों इस तरह से लाइनें दे करके कि प्रबंधन का गुरु कौन है, आधुनिक प्रबंधन का जनक कौन है, भारतीय प्रबंधन का जनक कौन है। ठीक है दोस्तों, तो देख लेते हैं हम। प्रबंधन का गुरु पीटर ड्रेकर है, आधुनिक प्रबंधन का जनक हेनरी फेयोल है। ठीक है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। आधुनिक प्रबंधन का जनक कौन है? हेनरी फेयोल। अब देखिए, इंपॉर्टेंट ये भी है कि भारतीय प्रबंधन का जनक कौन है? अरिंदम चौधरी। ठीक है दोस्तों, भारतीय प्रबंधन का जनक कौन है? अरिंदम चौधरी। अब देखिए दोस्तों, विद्यालय का मस्तिष्क किसको कहा जाता है? प्रधानाध्यापक को। देखिए दोस्तों, विद्यालय में सबसे ऊंची पोस्ट प्रधानाध्यापक की ही होती है, तो उसको जो है मस्तिष्क कहा गया है। क्यों? क्योंकि पूरा विद्यालय जो है उसके मस्तिष्क से जो भी योजनाएं निकल करके आती है, उन योजनाओं के क्रियान्वयन से ही वो विद्यालय जो है उन्नति को प्राप्त करता है। इस वजह से क्या कहा गया है
कि सबसे ऊपरी पायदान पर स्थापित होने के कारण ये जो प्रधानाध्यापक है, जैसे हमारा मस्तिष्क है, दिमाग है, वो भी देखिए पूरे शरीर में सबसे ऊपर होता है। इसी प्रकार से विद्यालय में भी जितने भी कर्मचारी हैं उनमें सबसे ऊपर है प्रधानाध्यापक। तो विद्यालय का मस्तिष्क किसको कहा गया है? प्रधानाध्यापक को कहा गया है। चलिए फटाफट से देखते हैं। विद्यालय का मस्तिष्क हमने देख लिया, प्रधानाध्यापक है। और संगठन का मस्तिष्क क्या होता है? प्रबंधन। देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन क्या होता है? कोई भी संस्था है या संगठन है, ठीक है, तो उसका जो मस्तिष्क है वो किसको कहा गया है? प्रबंधन को कहा गया है। अगर प्रबंधन अच्छा होगा तो संगठन दिन रात उन्नति करेगा। ठीक है दोस्तों, तो प्रबंधन एक तरीके से देखिए हमारे घर में भी चलता है, ये सबके कार्य वगैरह बांटे हुए होते हैं। कौन सुबह जल्दी उठेगा, कौन चाय बनाएगा, कौन बाजार जाके सामान लाएगा, तो ये सब क्या है दोस्तों? प्रबंधन है। ठीक है, तो विद्यालय का मस्तिष्क प्रधानाध्यापक और संगठन का मस्तिष्क प्रबंधन। आगे देखते हैं हम शैक्षिक प्रशासन। ठीक है दोस्तों, अब शैक्षिक जो है ये कोई भी जैसे संगठन है तो उसके अंदर एक तो होता है, एक जो है प्रशासन होता है, एक प्रबंधन होता है। तो दोनों के बारे में हम अलग अलग पढ़ लेते हैं। तो हम यहाँ पर शिक्षा से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमारे यहाँ पर शैक्षिक शब्द जुड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं शैक्षिक प्रशासन क्या होता है। ठीक है, चलिए, प्रशासन संस्था का मस्तिष्क होता है। प्रशासन क्या होता है? संस्था का मस्तिष्क होता है। प्रशासन बाह्य घटकों से प्रभावित होता है। ठीक है दोस्तों, प्रशासन जो है बाहरी जो जितने भी तत्व होते हैं उन सबसे प्रभावित होता है और संस्था का मस्तिष्क होता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रशासन उच्च स्तरीय प्रक्रिया है। ठीक है दोस्तों, प्रशासन क्या है? उच्च स्तरीय प्रक्रिया, क्योंकि प्रशासन में जो भी वर्क करते हैं दोस्तों वो ऊपरी पायदान पर ही होते हैं, उनसे नीचे कर्मचारी और भी होते हैं। प्रशासन एक निर्धारणात्मक कार्य है जो संस्था की नीतियों एवं उद्देश्यों का निर्धारण करता है। देखिए दोस्तों, प्रशासन एक निर्धारणात्मक कार्य है जो संस्था की नीतियों और उद्देश्यों का निर्धारण करता है। ठीक है, निर्धारण करता है, इसलिए इसको क्या कहा गया है? निर्धारणात्मक कार्य कहा गया है। प्रशासन व्यवसाय को पूंजी और स्वामित्व प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, प्रशासन क्या करता है? व्यवसाय को पूंजी और स्वामित्व प्रदान करता है। प्रशासन पूर्व नियोजन की प्रक्रिया है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि प्रशासन में ही योजनाएं वगैरह बनाई जाती है। प्रशासन प्रबंधन को निर्देशित एवं, देखिए आगे, प्रशासन प्रबंधन को निर्देशित एवं संगठन के आकार निर्धारित करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने पढ़ा है अब तक प्रशासन के बारे में। और अब हम पढ़ लेते हैं शैक्षिक प्रबंधन। देखिए क्या होता है शैक्षिक प्रबंधन? प्रबंधन कर्मचारियों का हृदय होता है। देखिए प्रबंधन क्या होता है? कर्मचारियों का हृदय होता है। अगर अच्छा प्रबंधन है तो कोई भी जो है कर्मचारी अच्छे से कार्य कर पाएगा और बढ़िया तरीके से कर पाएगा। इसी तरीके से अगर कोई दबाव डाल करके काम करवाए कर्मचारियों से तो वो अच्छे से कार्य नहीं कर पाएगा। तो प्रबंधन कर्मचारियों का हृदय है। आगे देखते हैं हम। प्रबंधन कर्मचारियों से प्रभावित होता है। ठीक है दोस्तों, प्रबंधन मध्य एवं निम्न स्तरीय प्रक्रिया है। प्रबंधन एक कार्यकारी क्रिया है जो उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु नीतियों के क्रियान्वयन का कार्य करता है। प्रबंधन प्रशासन द्वारा नियुक्त वेतनभोगी वर्ग में होता है। ठीक है दोस्तों, तो वापस से देख लेते हैं हम। पहला था इसके अंदर जो है प्रबंधन है वो कर्मचारियों का हृदय होता है। दूसरा है प्रबंधन कर्मचारियों से प्रभावित होता है। प्रबंधन मध्य एवं निम्न स्तरीय प्रक्रिया है। प्रबंधन एक कार्यकारी क्रिया है जो उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु नीतियों के क्रियान्वयन का कार्य करता है। प्रबंधन प्रशासन द्वारा नियुक्त वेतनभोगी वर्ग में होता है। प्रबंधन निर्देशन, समन्वय और अभिप्रेरणा की प्रक्रिया है। ठीक है दोस्तों, प्रबंधन में क्या होता है? निर्देशन होता है। एक व्यक्ति होता है जो संपूर्ण जो है संगठन है, संस्था है, उसका निर्देशन करता है, यानी उनको डायरेक्शन देता है कि किस तरह से कार्य करना है। समन्वय जो है सबसे ऊपर जो भी कर्मचारी होगा वो क्या करेगा? सभी पूरे संगठन के व्यक्तियों में समन्वय बना के रखेगा, सबको साथ लेकर चलता है। और अभिप्रेरणा यानी सभी को मोटिवेशन भी देता है ताकि सारे कर्मचारी अच्छे से कार्य कर पाएँ। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें किस में होती है? प्रबंधन में। देखिए दोस्तों, सीधे सीधे इस तरह से लाइनें उठा करके आजकल परीक्षा का ट्रेंड यही चल रहा है कि प्रश्न की एक लाइन दे देते हैं ऊपर, उसके नीचे 4 बड़े बड़े ऑप्शन दे देते हैं। अब उन चारों को समझ करके हमें आंसर देना पड़
पड़ता है। तो इनको हमें अच्छे से याद रखना है। कर्मचारियों से प्रभावित है, कर्मचारियों का हृदय है, मध्य एवं निम्न स्तरीय प्रक्रिया है, कार्यकारी क्रिया है जो उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु नीतियों का क्रियान्वयन करता है, और प्रबंधन प्रशासन द्वारा नियुक्त वेतन भोगी वर्ग में होता है। प्रबंधन निर्देशन, समन्वय और अभिप्रेरणा की प्रक्रिया है। चलिए देखते हैं आगे। प्रबंधन संगठन को सजीव और गतिशील बनाता है। देखिए दोस्तों, प्रबंधन अगर अच्छा है, बढ़िया प्रभावशाली प्रबंधक जो है वो अच्छा है, प्रभावशाली है, तो वो क्या करेगा, पूरे संगठन को सजीव और गतिशील बनाकर रखेगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं हम अब शैक्षिक प्रबंधन की परिभाषाएं। कई आजकल क्या है, परिभाषाएं देख करके भी ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो जो जो इम्पोर्टेंट विद्वान हैं हम उनकी परिभाषाएं देख लेते हैं शैक्षिक प्रबंधन की। देखिए, FW टेलर के अनुसार शैक्षिक प्रबंधन यह जानने की कला है कि आप क्या करना चाहते हैं और इसके पश्चात यह देखना है कि आप इसे सर्वोत्तम एवं मितव्ययतापूर्ण ढंग से कैसे करते हैं। ठीक है, तो FW टेलर ने कहा है कि शैक्षिक प्रबंधन यह जानने की कला है कि आप क्या करना चाहते हैं और इसके पश्चात यह देखना है कि आप इसे सर्वोत्तम एवं मितव्ययतापूर्ण ढंग से कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये परिभाषा किसने दी है, FW टेलर ने दी है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगली परिभाषा देखते हैं हम। प्रोफेसर एलन के अनुसार शैक्षिक प्रबंधन वह कार्य है जो किसी प्रबंधक को करना पड़ता है। देखिए, एलन महोदय ने क्या कहा है कि शैक्षिक प्रबंधन वह कार्य है जो किसी प्रबंधक को करना पड़ता है। इसके बाद में इम्पोर्टेंट है, हेनरी फेयोल के अनुसार शैक्षिक प्रबंधन का अर्थ पूर्वानुमान लगाना, योजना बनाना, संगठन करना, निर्देशन करना, समन्वय करना और नियंत्रण करना होता है। ठीक है दोस्तों, तो हमने 3 परिभाषाएं देखी है, हेनरी फेयोल की, FW टेलर की और प्रोफेसर एलन की। ठीक है, तो हमें इनको अच्छे से याद करना है। आगे देखते हैं, फटाफट रिवीजन करते हैं हम हमारा। देखिए दोस्तों, आगे देखते हैं हम शैक्षिक प्रबंधन के तत्व। देखिए, जे हार्टले नामक विद्वान हैं, इनके अनुसार शैक्षिक प्रबंधन के 3 तत्व बताए गए हैं, अदा, प्रक्रिया और प्रदा। ठीक है दोस्तों, तो जे हार्टले विद्वान है, नाम है उनका, और इन्होंने शैक्षिक प्रबंधन के 3 तत्व बताए हैं, अदा, प्रक्रिया और प्रदा। ठीक है दोस्तों, तो अदा में हम देखते हैं संसाधन होते हैं, जो संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, मानवीय और भौतिक। ठीक है दोस्तों, तो ये होते हैं अदा के अंदर। प्रक्रिया जो है इन संसाधनों को आपस में मिला करके जो भी कार्य किया जाता है, क्रिया की जाती है, वो प्रक्रिया है। और प्रदा का मतलब है इन कार्यों को करने के बाद में जो भी हमें परिणाम मिलेगा उसका नाम क्या है, प्रदा। तो जे हार्टले ने शैक्षिक प्रबंधन के 3 तत्व बताए हैं, अदा, प्रक्रिया और प्रदा। ठीक है दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं अदा। देखिए, अदा में क्या आता है दोस्तों, मानवीय और भौतिक संसाधन। अब मानवीय संसाधन विद्यालय में कौन कौन से होते हैं, शिक्षक, छात्र और प्रशासक। ठीक है दोस्तों, तो ये सब देखिए सजीव हैं, मानवीय हैं, और देखिए शिक्षक, छात्र और प्रशासक। भौतिक संसाधनों में देखिए भवन, फर्नीचर, मैदान और जो भी हमारे यंत्र जो काम में आते हैं, जैसे शामपट्ट है, डस्टर है, मार्कर है, पेन है, इस तरह के जितने भी यंत्र होते हैं वो इसमें संसाधनों में, इन भौतिक संसाधनों में काम में आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अदा 2 प्रकार हैं अदा के, मानवीय संसाधन और भौतिक संसाधन। मानवीय में शिक्षक, छात्र और प्रशासक, भौतिक में भवन, फर्नीचर, मैदान और यंत्र। इसके बाद में दूसरा आता है प्रक्रिया। प्रक्रिया में क्या क्या होता है, देखिए दोस्तों, निष्पत्ति, प्रबंधन और विकास। आगे देखते हैं हम। देखिए, दूसरा है प्रक्रिया, निष्पत्ति, प्रबंधन, विकास, वित्तीय, विभाजन और क्रय। ये जितने भी मतलब जो इन संसाधनों को काम में लेने के बाद में जितने भी हम कार्य करेंगे वो सारे इस प्रक्रिया वाले टॉपिक में आ जाएंगे कि प्रक्रिया क्या क्या होती है। एक तो निष्पत्ति, प्रबंधन। ठीक है दोस्तों, जो परिणाम निकलेगा उसके लिए क्या प्रबंधन किया जा रहा है। दूसरा है विकास कैसे होगा। तीसरा वित्तीय व्यवस्था कैसे होगी। चौथा, अगर किसी कार्य को बांटना है तो उसका उन कार्यों का विभाजन कैसे होगा। क्रय, अगर कुछ खरीदना है तो उसको किस प्रकार से खरीदना है, कितना खरीदना है, कैसे खरीदना है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब किस में आते हैं, प्रक्रिया के अधीन आते हैं। आगे देखते हैं हम। अगला देखिए क्रय, इसके बाद में संप्रेषण। ठीक है दोस्तों, तो प्रक्रिया में हमें एक दूसरे की सहायता की भी ज़रूरत पड़ती है, तो हम संप्रेषण यानी एक जो है हमारे मन के विचार हैं, हम दूसरों को किस प्रकार से जो प्रस्तुत करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, संप्रेषण। कार्मिक,
किस प्रकार से कार्मिकों का चयन होगा, कार्यालय भी स्थापित करना पड़ेगा, कोई भी कार्य अगर कर रहे हैं उसके लिए संगठन खोल रहे हैं हम, तो उसके लिए किसी कार्यालय की आवश्यकता भी पड़ेगी। इसके अलावा देखिए संस्थान, ठीक है, तो कार्यालय जो है संस्थान में, संस्थान एक बड़ा संगठन होता है, संस्थान होता है, उसमें छोटे छोटे कार्यालय अलग अलग बनाए जाते हैं। तो ये सब क्या करते हैं, इन सब के द्वारा मिलकर के प्रक्रिया का निर्धारण होता है। इसके बाद में हमें मिलता है अगला प्रदा। तो जे हार्टले के अनुसार शैक्षिक प्रबंधन के 3 तत्व बताए गए हैं, अदा, प्रक्रिया और प्रदा। तो हम पढ़ लेते हैं अंतिम प्रदा। प्रदा देखिए, प्रबंध उपलब्धि, मनोवृत्ति, रुचि परिवर्तन और तर्कपूर्ण चिंतन। ठीक है दोस्तों, तो अंत में जो हमारे सामने परिणाम निकल करके आएंगे उनको हम इनके आधार पर देख लेंगे कि प्रबंध की उपलब्धि क्या रही, जो भी हमने प्रबंध किया था बढ़िया रहा नहीं रहा, उसमें हमें कितना लाभ हुआ है, कितनी हानि हुई है। ठीक है दोस्तों, तो वो प्रबंध उपलब्धि। इसके अलावा है मनोवृत्ति, तो कार्मिकों की आपस में किस प्रकार की मनोवृत्ति रही है कार्य करने में। ठीक है, रुचि परिवर्तन, जैसे हमने कोई कार्य स्टार्ट किया है तो उसमें पहले हमारी रुचि क्या थी और बाद में उस कार्य को करने के बाद में रुचि क्या बन जाती है। तर्कपूर्ण चिंतन, और उस कार्य के प्रति जो है हमने किस प्रकार से चिंतन किया, सोच विचार किया है, ये सारे क्या है हमें बाद में जब वो प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है उसके बाद में हमारे सामने आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने पढ़े हैं शैक्षिक प्रबंधन के तत्व, अदा, प्रक्रिया और प्रदा। आगे हम पढ़ेंगे प्रबंधन के सूत्र। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रबंधन के सूत्र हैं लूथर गुलिक के अनुसार, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनमें से कितनी ही बार प्रश्न पूछा जा चुका है। तो गुलिक के अनुसार, लूथर गुलिक है पूरा नाम, तो इन्होंने कौन सा सूत्र दिया था, पोस्ट कॉर्ब। क्या दिया था दोस्तों, पोस्ट कॉर्ब। ये जो इसके अंदर ये जो CO है वो एक साथ आएगा, बाकी POSD 4 ये हो गए, CO 5, R 6 और B 7। इस प्रकार से इन्होंने लूथर गुलिक ने प्रबंधन के कितने सूत्र दिए थे, 7 सूत्र दिए थे। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा एक हेनरी फेयोल है, वो भी प्रबंधन के सूत्र देते हैं, जिसका क्या नाम है दोस्तों, पोग, POCCC। ठीक है, तो पोस्ट कॉर्ब, इसमें देखिए सबसे पहले P से क्या मतलब होता है, प्लानिंग, प्लानिंग मतलब योजना। दूसरा है O से है ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है संगठन। और S का मतलब है स्टाफिंग, स्टाफिंग मतलब जो है कर्मचारियों की नियुक्ति जो की जाएगी। तो किसी भी संगठन को खोलते हैं तो उसमें जो भी प्रबंधन होता है उसमें सबसे पहले योजना बनाई जाती है, फिर संगठन होता है, फिर नियुक्ति दी जाती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में देखिए D से क्या आ जाएगा दोस्तों, डायरेक्शन। ठीक है, और CO से क्या हो जाएगा, कोऑपरेटिव, एक दूसरे को कोऑपरेटिव करेंगे, सहयोग करेंगे, तभी तो प्रबंधन का कार्य चलेगा। इसके बाद में देखिए आगे है R और B। ठीक है, तो इसके बारे में हम आगे पढ़ लेते हैं। R का मतलब है रिपोर्टिंग। देखिए प्रतिवेदन, जो भी हम उसमें प्रबंधन में कर्मचारी होंगे जिसको कोई कार्य सौंपा जाएगा तो वो उस कार्य को करके उसकी पूरी देख रेख, उसकी ध्यान में जो है सब चीज़ आएगी, उसकी एक रिपोर्ट बनाएगा और उसको क्या कहा जाता है, प्रतिवेदन कहा जाता है, प्रतिवेदन पेश किया जाता है। फिर आगे देखिए बजटिंग, यानी उस कार्य को करने में हमारा कितना रुपया लगा है, कितना बजट लगेगा। तो इस तरह से लूथर गुलिक ने जो है क्या दिया है दोस्तों, प्रबंधन का सूत्र, पोस्ट कॉर्ब। ठीक है, तो P से हो गया प्लानिंग, O से हो गया ऑर्गेनाइजेशन, S से हो गया स्टाफिंग, D से हो गया डायरेक्शन। इसके बाद में CO से हो जाएगा कोऑपरेटिव, और R से हो गया रिपोर्टिंग, और B से हो गया बजट। सबका ध्यान में रखेंगे। अगला आता है हेनरी फेयोल का सूत्र है POC, POCCC। तो देखिए इसके अंदर देखिए P से क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लानिंग, योजना, जो लूथर गुलिक वाले में भी है। O से ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, जो लूथर गुलिक वाले में भी है। अब इसमें आगे के 3 अलग है दोस्तों। देखिए C से क्या हो जाएगा, कमांड, ये कमांड मतलब आदेश देना। फिर C से क्या हो जाएगा, कंट्रोल, कंट्रोल मतलब नियंत्रण करना। और फिर C से हो जाएगा कोऑर्डिनेट, यानी समन्वय की भावना होनी चाहिए। तो लूथर गुलिक ने जो सूत्र दिए हैं उनमें 7 हैं पोस्ट कॉर्ब, और हेनरी फेयोल ने जो सूत्र दिया है उसमें कितने हैं, 5। ठीक है, तो इन्होंने प्रबंधन के सूत्र दिए हैं 5। आगे देखते हैं हम। प्रबंधन में सामान्यतः 3 शब्दों का समावेश रहता है। प्रबंधन में जो 3 शब्दों का समावेश रहता है उनको हम देख लेते हैं आगे।
देखिए प्रबंधन में सामान्यतः 3 तत्वों का समावेश होता है। कोई सा भी प्रबंधन हो उसमें देखिए सबसे ऊपर होता है प्रशासन। प्रशासन जो है क्या करता है, कर्मचारियों की नियुक्ति करता है और उनमें कार्य के लिए व्यवस्थाएं वगैरह की जाती है, और ये सब मिलकर के क्या बनाते हैं, एक संगठन और या संसाधन वहाँ पर होते हैं। संगठन होता है, संगठन में कौन से होते हैं, संसाधन होते हैं, मानवीय और भौतिक। तो ये 3 तत्वों का समावेश होता है प्रबंधन के अंतर्गत। इन तीनों का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में करना शैक्षिक प्रबंधन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो प्रशासन, व्यवस्थापन, संगठन या संसाधन, इन सब का प्रयोग किस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में किया जाएगा तो उसको क्या कहा जाता है, शैक्षिक प्रबंधन कहा जाता है। आगे देखते हैं हम प्रबंधन की विशेषताएं देखते हैं। प्रबंधन की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। देखिए प्रबंधन क्या होता है, पूर्व नियोजित प्रक्रिया होती है। पूर्व ही योजनाएं पहले से ही बनाई जाती है। किसी भी प्रकार का हम संगठन खोल रहे हैं, संस्थान खोल रहे हैं तो उसके प्रबंधन के लिए योजना पहले से ही बन जाएगी। उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। ठीक है दोस्तों, तो हम कोई संगठन खोल रहे हैं, उसमें कोई कार्य करें तो उद्देश्य भी होगा हमारा। एक सतत प्रक्रिया है। ठीक है दोस्तों, आज कर लिए कल बंद हो गई ऐसा नहीं है, बल्कि ये लगातार लंबी चलने वाली सतत का मतलब लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इसके बाद में देखिए मानवीय उपक्रम है। देखिए कि बिना मानवों के तो ये चल ही नहीं सकता है। प्रबंधन चलाने के लिए मनुष्य की भी आवश्यकता होती है, कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। प्रबंधन औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही प्रकार का होता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं निदानात्मक और उपचारात्मक। निदानात्मक क्या होता है, कारण ढूंढना, और उपचारात्मक होता है उसके मतलब उपचार का मतलब तो इलाज होता है, लेकिन यहाँ इलाज से कोई मतलब नहीं है, उसका समाधान ढूंढना। ठीक है दोस्तों, तो निदानात्मक का मतलब होता है कारण ढूंढना और उपचारात्मक का मतलब होता है उसका इलाज करना, समाधान ढूंढना। तो ये सब क्या है, प्रबंधन की विशेषताएं हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रबंधन गतिशील प्रक्रिया है। देखिए दोस्तों मानवीय प्रक्रिया है, ठीक है, उद्देश्य भी है, संगठन भी है, सभी चीज़ें तो बैठे बैठे तो कार्य होगा नहीं, इसलिए सभी जो है क्या करेंगे, गतिशील बने रहेंगे। तो ये क्या है, गतिशील प्रक्रिया है। प्रबंधन में केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण दोनों पाए जाते हैं। देखिए प्रशासन है तो केंद्रीकरण भी रहेगा, क्योंकि जो पूरे प्रबंधन का जो एक कोई मुखिया होता है, प्रशासन को संभालने वाला, सबसे ऊपर केंद्र में एक व्यक्ति होता है। और विकेंद्रीकरण कैसे, कि वो अपने जो भी योजना बनाता है उनको अलग अलग व्यक्तियों में बांट देता है। ठीक है, जैसे विद्यालय में देखिए सबसे ऊपर प्रिंसिपल होता है, तो वो पूरे विद्यालय को संभालता है। इसका मतलब वहाँ पर क्या हुआ है, केंद्रीकरण हुआ है। और फिर उसके नीचे जो है, जैसे देखो बाबू होते हैं, टीचर्स होते हैं, चपड़ासी होता है, तो इस तरीके से उसका क्या कर दिया जाता है, विकेंद्रीकरण यानी बांटना। ठीक है, तो प्रबंधन में केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण दोनों पाए जाते हैं। प्रबंधन मूर्त और अमूर्त दोनों होते हैं। ठीक है दोस्तों, जिस प्रकार से योजनाएं बनाई जा रही है तो वो तो क्या है, अमूर्त है। और जब योजना बनेगी तो उसके तहत जो भी हम कार्य करेंगे, कर्मचारियों की नियुक्ति करना है या कोई सामान वगैरह आ रहे हैं, तो वो सब क्या होते हैं, मूर्त। तो प्रबंधन मूर्त और अमूर्त दोनों होता है। प्रबंधन समस्या समाधान है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमने प्रबंधन की विशेषताएं देखी है। आगे देखते हैं। प्रबंधन सामान्यतः 2 कार्यों में बटा होता है। एक तो होता है मुख्य कार्य और एक होता है सहायक कार्य। तो देखते हैं इन दोनों के बारे में हम। प्रबंधन सामान्यतः 2 कार्यों में बटा होता है, मुख्य कार्य और सहायक कार्य। देखिए प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, और इधर देखिए सहायक कार्य। प्लानिंग तो निर्णय, नवाचार, संप्रेषण, ये सब क्या है, इनके सहायक कार्य होते हैं। तो योजना बनेगी तो उसके लिए निर्णय लिए जाएंगे। ऑर्गेनाइजेशन होगा तो उसमें नवाचार भी होगा, नए नए कार्य किए जाएंगे। स्टाफिंग होगा, स्टाफिंग मतलब स्टाफ रखा जाएगा तो वो एक दूसरे से चर्चा करेंगे, तो इससे क्या होगा, संप्रेषण भी होगा। तो ये तो मुख्य कार्य चल रहे हैं और इन्हीं के साथ साथ ये सहायक कार्य भी इनका साथ देने वाले चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो मुख्यतः प्रबंधन में कार्य जो है 2 भागों में बटा हुआ होता है, एक मुख्य कार्य और एक सहायक कार्य। अब इनमें आगे और देख लेते हैं क्या क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशन में नवाचार, स्टाफिंग तो संप्रेषण भी होगा, डायरेक्शन, अगर दिशा निर्देश नहीं दिया जाएगा स्टाफ को तो फिर कैसे कार्य होगा, तो इसके लिए क्या होगा, प्रतिनिधित्व होगा। ठीक है दोस्तों, और आगे देखिए कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय, सभी लोगों के बीच में समन्वय होना चाहिए, और कंट्रोल यानी नियंत्रण भी होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ एक विद्यालय में अच्छे तरीके से मिल जाती है। आगे देखते हैं हम। अब देखिए दोस्तों क्या होता है, प्लानिंग क्या होती है। देखिए प्लानिंग
कोई कार्य कब, कहाँ, कैसे, क्यों, किस लिए और कौन करेगा, इसके बारे में पूर्व निर्धारित परियोजना को क्या कहा जाता है, नियोजन या प्लानिंग कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, तो आर की जगह क्या आएगा, एन आएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। अब ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर सी आर नहीं आएगा, ओ आएगा। ऑर्गेनाइजेशन, संगठन में दो प्रकार के संसाधन होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, संगठन, और संगठन में दो प्रकार के संसाधन होते हैं। ये सभी जानते हैं हम कि एक मानवीय संसाधन और एक भौतिक संसाधन। देखिए, मानवीय संसाधन चल संसाधन होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। भौतिक संसाधन अचल होते हैं, यानी इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम लेकर जा सकते हैं, बाकी ये स्वयं चलकर नहीं जा सकते हैं। अब इनमें देखिए मानवीय संसाधनों में कौन कौन होते हैं, जो हम आगे देख लेते हैं। देखिए, चल संसाधन मानवीय जो है प्रधानाध्यापक, अध्यापक, विद्यार्थी, लिपिक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और अभिभावक। ठीक है दोस्तों, इसको आरटीई जो एक्ट बना था 2009 तब से इसको जोड़ा गया है अभिभावक को। उससे पहले जो है प्रधानाध्यापक, अध्यापक, विद्यार्थी, लिपिक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थे। ठीक है, अब इधर देखिए अचल में हम देख लेते हैं विद्यालय कैलेंडर, विद्यालय भवन, पुस्तकालय, समय सारिणी, शाम पट्ट और विद्यालय अभिलेख। वेरी इजी है दोस्तों, इनको हम आसानी से पहचान सकते हैं। आगे देखते हैं हम। देखिए, इधर अभिभावक हमने पढ़ लिया है। अब देखिए इधर शाम पट्ट, विद्यालय अभिलेख और फर्नीचर, ये सब क्या हैं, अचल संपत्ति है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमें अच्छे से ध्यान में रखना है और ज़्यादा कठिन नहीं है, इसलिए समझ में आ जाएगा। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रधानाध्यापक का क्या क्या कार्य होता है और कैसे मुख्य होता है। प्रधानाध्यापक क्या होता है, विद्यालय का मस्तिष्क और प्रबंधन की सर्वोच्च इकाई। तो ये मस्तिष्क हमने पहले भी देख लिया है कि जैसे किसी विद्यालय में सबसे ऊपरी पोस्ट कौन सी होती है, प्रधानाध्यापक होती है। उसी प्रकार जैसे हमारे शरीर में सबसे ऊपर क्या होता है, मस्तिष्क या दिमाग होता है, तो प्रधानाध्यापक को क्या कहा गया है, विद्यालय का दिमाग यानी मस्तिष्क कहा गया है। प्रबंधन की सर्वोच्च इकाई होती है। रायबर्न ने क्या कहा है, प्रधानाध्यापक दृढ़ चरित्र वाला होना चाहिए। देखिए दोस्तों, रायबर्न ने क्या कहा है, प्रधानाध्यापक दृढ़ चरित्र वाला होना चाहिए। कुबर्ली ने क्या कहा है, प्रधानाध्यापक अदम्य साहसी होना चाहिए। ठीक है, अदम्य साहसी यानी कुबर्ली ने क्या कहा है, प्रधानाध्यापक एक विद्यालय को पूरी तरह से वो चलाएगा तो उसको साहसी और तर्कशील और योजना बनाने वाला अच्छे तरीके दिमाग वाला होना चाहिए। तो ध्यान में रखिएगा, रायबर्न दृढ़ चरित्र और कुबर्ली अदम्य साहसी। देखिए यहाँ पर कुबर्ली में क्या आ रहा है, बल शब्द आ रहा है, तो बल से हमें ध्यान में रखना है कि बल होगा तो अदम्य जो साहसी है वो क्या, बल होगा तो साहसी हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम अध्यापक के बारे में। देखिए, अध्यापक शिक्षण का स्वतंत्र चर होता है, शिक्षण का नियोजक चर होता है, विद्यालय का नाड़ी तंत्र होता है, मनु के अनुसार शिक्षक ब्रह्म का रूप होता है और वेल्स के अनुसार शिक्षक इतिहास का वास्तविक निर्माता होता है। दोस्तों, तो ये लाइनें एज इट इज़ देकर के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान में रखिएगा। शिक्षण का स्वतंत्र चर होता है, नियोजक घर चर होता है, नाड़ी तंत्र होता है, और मनु ने क्या कहा है कि शिक्षक ब्रह्म का रूप है। ठीक है, और वेल्स विद्वान है, उन्होंने कहा है शिक्षक इतिहास का वास्तविक निर्माता होता है। आगे देखते हैं हम। बालक, बालक क्या होता है, शिक्षण का परतंत्र चर होता है। देखिए दोस्तों, वो टीचर जो है वो तो क्या है, स्वतंत्र चर है, और बालक क्या है, परतंत्र चर है। परतंत्र क्यों कहा गया है कि देखिए विद्यालय में जो है वो अपनी इच्छा से ज़्यादा कुछ भी नहीं कर पाता है। ठीक है दोस्तों, तो उसे शिक्षक के अधीन रहना पड़ता है, प्रधानाध्यापक के अधीन रहना पड़ता है, इसलिए उसको क्या कहा गया है, परतंत्र कहा गया है। शिक्षण का केंद्र चर होता है। अब देखिए दोस्तों, विद्यालय में अगर प्रधानाध्यापक है, टीचर ने है, बच्चे नहीं हैं, तो फिर क्या करेंगे, इसलिए क्या है, विद्यालय का या शिक्षण का जो केंद्र बिंदु होता है वो कौन होता है, बालक होता है। शिक्षण का धुरी चर होता है। धुरी चर यानी जो भी विद्यालय खोला गया है, शिक्षक आए हैं, प्रधानाध्यापक आए हैं, तो उसमें क्या है, वो पहले वाले दूसरे वाले से संबंधित है कि बच्चे होंगे तो ही विद्यालय चल पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो केंद्र चर है, धुरी चर है। शिक्षण का नाभिक चर है। ठीक है दोस्तों, नाभिक यानी बीचों बीच में होता है, तो वही केंद्र वाली बात आ चुकी है, तो शिक्षण का नाभिक चर है। आगे हम विद्यालय भवन के बारे में देख लेते हैं। विद्यालय भवन कैसा होना है, क्या क्या होता है। देखिए,
विद्यालय भवन में प्रधानाध्यापक कक्ष होता है, अध्यापक कक्ष होता है, कक्षा कक्ष, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, एनसीसी, एनएसएस कक्ष, स्काउट गाइड कक्ष, रसोई घर, पेयजल व्यवस्था, खेल का मैदान और शौचालय, पृथक से 2 शौचालय होने चाहिए। तो ये सब किस में होते हैं? विद्यालय भवन में होते हैं, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। आगे देखते हैं। अब इम्पोर्टेंट परिभाषा आई है, देखिए कि फ्रोबेल के अनुसार विद्यालय बच्चों का एक बगीचा होता है। ठीक है दोस्तों, विद्यालय एक ऐसा बगीचा होता है जहाँ पर विभिन्न प्रकार के फूल खिलते हैं और वो फूल कौन होते हैं? बच्चे होते हैं। इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, विद्यालय बच्चों का एक बगीचा होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। विद्यालय की आकृति किस प्रकार की होनी चाहिए? ILUYEH। ठीक है दोस्तों, ये विद्यालय की आकृति के जो है मानक बताए गए हैं। I आकार, L आकार, U आकार, Y आकार, E आकार और H आकार। तो देखते हैं आगे हम। देखिए विद्यालय की आकृतियाँ बताई गई है दोस्तों। अब इनमें हम देख लेते हैं सामान्य, सर्वश्रेष्ठ या बीच वाला कौन सा है। देखिए आई आकार का सामान्य विद्यालय होता है, सबसे सरल जो आकार है वो आई आकार का, सीधा सीधा बना दिया। इसके बाद में देखिए एल आकार में देखिए सीधी लाइन खींचिए, फिर थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, तो इसको क्या बताया गया है? श्रेष्ठ आकार बताया गया है। यू सर्वोत्तम जो है, सबसे अच्छा जो है विद्यालय है, उसका आकार कौन सा बताया गया है? यू। तो आई के आकार का सामान्य विद्यालय होता है, एल आकार का श्रेष्ठ विद्यालय होता है और यू आकार का सर्वोत्तम विद्यालय होता है। आगे देखते हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 के अनुसार, तो ये जो वर्गीकरण किया गया है वो किसके अनुसार किया गया है? माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 के अनुसार। विद्यालय कैलेंडर 2 प्रकार का होता है। विद्यालय कैलेंडर कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। देखिए आगे हम देखते हैं। विद्यालय कैलेंडर 2 प्रकार का होता है। पहला है शिक्षा विभाग द्वारा जारी और दूसरा है प्रधानाध्यापक द्वारा जारी। ठीक है दोस्तों, तो ये इस तरह से हम एरो लगा लेंगे यहाँ पर। और अब देखिए शिक्षा विभाग द्वारा जारी और प्रधानाध्यापक द्वारा जारी। अब देखिए शिक्षा विभाग क्या करता है? शैक्षिक और सह शैक्षिक गतिविधियाँ शामिल होती है। इस शिक्षा विभाग के द्वारा जो कैलेंडर जारी किया जाता है उसमें शैक्षिक और सह शैक्षिक गतिविधियाँ शामिल होती है। और प्रधानाध्यापक द्वारा जारी जो होता है उसमें प्रधानाध्यापक का समय, परिस्थिति, आवश्यकता, मौसम आदि के आधार पर बदलाव कर सकता है। और देखिए आगे हम देख लेते हैं। अब देखिए शैक्षिक और सह शैक्षिक गतिविधियाँ शामिल होती है, इसमें प्रधानाध्यापक परिवर्तन नहीं कर सकता। जो शिक्षा विभाग के द्वारा जारी जो कैलेंडर है उसमें प्रधानाध्यापक परिवर्तन नहीं कर सकता, वो केवल क्या कर सकता है? प्रधानाध्यापक। अब देखिए इधर जो है प्रधानाध्यापक समय, परिस्थिति, आवश्यकता, मौसम आदि के आधार पर बदलाव कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो एक तो है शिक्षा विभाग के द्वारा जारी और एक है प्रधानाध्यापक के द्वारा जारी। आगे देखते हैं हम। पुस्तकालय देखिए क्या होता है? पुस्तकालय विद्यालय के मध्य स्थित होना चाहिए। पुस्तकालय क्या होता है? विद्यालय के मध्य होना चाहिए। सयाजी राव गायकवाड़ को भारतीय पुस्तकालय का जनक कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। सयाजी राय गायकवाड़ को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। पिट्समैन के अनुसार उत्तम प्रकार का पुस्तकालय उत्तम विद्यालय की पहचान होती है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। भारतीय पुस्तकालय का जनक किसे कहा गया है? सयाजी राव गायकवाड़ को कहा गया है। आगे देखते हैं हम अब। तो दोस्तों अगला पढ़ते हैं हम समय सारणी। समय सारणी क्या होती है दोस्तों? लेकिन इससे पहले मैं आपसे वापस रिपीट करूंगी कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके मुझे बताएं क्या आपको इसमें सही लगा है, और कुछ अगर कोई गलती भी हुई है तो वो आपको मुझे जो है कमेंट्स करके बताइए। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं हम समय सारणी क्या होती है। और इससे पहले को जो भी वीडियो है वो मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगी। जैसे राजस्थान भूगोल की, इतिहास की जो क्लासें चल रही है वो भी आप जो है प्लेलिस्ट में जा कर के चेक कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो वहाँ से आप पढ़ लेंगे और फटाफट से अपना रिवीजन करेंगे। तो देखिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए देखते हैं। समय सारणी प्रधानाध्यापक द्वारा निर्माण किया जाता है। मुखर्जी के अनुसार देखिए क्या कहा गया? समय सारणी विद्यालय का दर्पण होती है। तो देखिए दर्पण आ रहा है, यहाँ पर मुख आ रहा है, तो ध्यान में रखिएगा। दर्पण में हम क्या देखते हैं? मुख देखते हैं। तो समय सारणी विद्यालय का दर्पण है। प्रोफेसर रॉय के अनुसार समय सारणी विद्यालय का स्पार्क
प्लग है। देखिए समय सारणी क्या है दोस्तों, विद्यालय का स्पार्क प्लग है। किसने कहा है, रॉय ने कहा है। चलिए देखते हैं आगे श्याम पट्ट के बारे में। देखिए कौन कौन क्या क्या कह रहा है। श्याम पट्ट क्या है, विलियम जेम्स ने कहा है, विलियम जेम्स और जेम्स पिलास जनक माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, श्याम पट्ट के जनक कौन माने जाते हैं, विलियम जेम्स और जेम्स पिलास। आगे देखिए श्याम पट्ट को अध्यापक का मित्र कहा जाता है। अध्यापक कोई भी चीज़ होगी उसको बोर्ड पर ही जो है बताएगा दोस्तों, तो उसको क्या कहा जाता है, अध्यापक का मित्र कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अध्यापक और श्याम पट्ट के बीच 45 डिग्री का कोण होना चाहिए दोस्तों। ध्यान में रखिए कि ये पूछा गया सवाल है, अध्यापक और श्याम पट्ट के बीच जो है 45 डिग्री का कोण होना चाहिए। इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है दोस्तों, श्याम पट्ट को ऊपर से नीचे की ओर साफ किया जाना चाहिए। श्याम पट्ट दो प्रकार के होते हैं, स्थायी श्याम पट्ट और अस्थायी श्याम पट्ट। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम क्या है। ये 2002-03 में चला था और SSA में इसका विलय कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, सर्व शिक्षा अभियान SSA, इसमें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम को शामिल कर दिया गया। कब किया गया, 2002-2003 में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे हम। देखिए 2-3 में सर्व शिक्षा अभियान में विलय हो जाता है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। अब देखिए क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की देन है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की देन है ये जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड वाला जो प्रोग्राम चल रहा है। राजीव गांधी को श्रेय दिया जाता है। लागू 1987-88 में। उद्देश्य भौतिक सुविधा उपलब्ध करवाना। ठीक है दोस्तों, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है वो चलाया गया था और 1900 इसमें देखिए 2002-03 में इसको सर्व शिक्षा अभियान में विलय कर दिया गया। तो शुरू कब हुआ था, 1987-88 में लागू हुआ था। 1986 की नीति जो थी हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसकी देन है। राजीव गांधी को इसका श्रेय दिया जाता है और उद्देश्य है इसका भौतिक सुविधा उपलब्ध करवाना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। सेवा पुस्तिका। इस सेवा पुस्तिका में क्या क्या होता है देखिए दोस्तों, अध्यापक का नाम, पद, विषय, केश बुक, नियुक्ति तिथि, पदोन्नति, सेवानिवृत्ति का उल्लेख होता है। सेवा पुस्तिका में इन सब का उल्लेख होता है दोस्तों। अगला है केश बुक। केश बुक में देखिए क्या क्या आता है। केश बुक क्या होता है, विद्यालय के प्रतिदिन के आय व्यय का लेखा जोखा रखा जाता है। केश बुक में क्या होता है दोस्तों, विद्यालय के प्रतिदिन के आय व्यय का लेखा जोखा लिखा जाता है। आगे है दर्शक पुस्तिका। समय समय पर जो अभिभावक और अतिथि आते हैं वे अपने विचार देते हैं, उनका उल्लेख करते हैं। दर्शक पुस्तिका में क्या होता है, अभिभावक और अतिथि जो भी आते हैं वो समय समय पर अपने विचार देते हैं, तो उनका उल्लेख किसमें करते हैं, तो दर्शक पुस्तिका में करते हैं। अगला है प्रवेश पंजिका। देखिए आगे प्रवेश पंजिका क्या है दोस्तों, देखिए बालक का नाम होना चाहिए, माता पिता का नाम, जन्म तिथि, प्रवेश तिथि और TC और CC। ठीक है दोस्तों, तो TC ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और CC जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो ये इन सब चीज़ों की जानकारी किस में होती है, प्रवेश पंजिका में होती है। आगे देखिए पोर्टफोलियो क्या है। पोर्टफोलियो क्या है दोस्तों, विषयवार बालक की डायरी। बालक की डायरी में जो विषयों का जो है लाइन से वर्णन किया जाता है कि कब क्या पढ़ाया गया, कब नहीं पढ़ाया गया, कितनी तारीख को पढ़ाया गया, तो उसको क्या कहा जाता है, पोर्टफोलियो कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम फर्नीचर। फर्नीचर देखिए दोस्तों, डेस्क पर 15 डिग्री का ढाल सही माना गया है। जो टेबल्स बनाई जाती है वो देखिए पहले तो सीधी बनाई जाती थी और अब कहीं कहीं पर देखिए थोड़ा सा बच्चे के हिसाब से, लंबाई के हिसाब से उसको थोड़ा ढलान दे दिया जाता है। तो 15 डिग्री का ढाल उसमें सही माना गया है। डेस्क विद्यार्थी की ऊंचाई के अनुसार होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, जो फर्नीचर है, टेबल्स वगैरह है, तो वो विद्यार्थी की ऊंचाई के अनुसार होनी चाहिए। पेयजल सुविधा, पानी की टंकी हमेशा ढकी हुई होनी चाहिए और स्वच्छ जल की व्यवस्था होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं हम खेलकूद। खेलकूद में देखिए क्या है, खेलकूद का मैदान विद्यालय का धड़ कहलाता है। ठीक है दोस्तों, खेलकूद का मैदान क्या कहलाता है, विद्यालय का धड़ कहलाता है। खेलकूद मैदान ऐसा होना चाहिए कि जगह पर्याप्त हो। खेलकूद के सभी उपकरण उपलब्ध होने चाहिए। तो इसमें इस पहले वाली लाइन का ध्यान में रखेंगे दोस्तों। तो देखिए विद्यालय का धड़ किसे कहा गया है, खेलकूद के मैदान को कहा गया है। चलिए देखते हैं
अब देखते हैं हम प्रबंधन की प्रकृति कैसी होती है दोस्तों, कि प्रबंधन एक कला तथा विज्ञान दोनों है। दोस्तों देखिए, प्रबंधन एक कला भी है और विज्ञान भी है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रबंधन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, प्रबंधन एक पेशा है, प्रबंधन अपनी आचार संहिता है, प्रबंधन विकास का साधन है, प्रबंधन एक गुणवत्तापूर्ण प्रक्रिया है। ठीक है दोस्तों, तो इनको हम इन लाइनों को अच्छे से हमें रट लेना है, क्योंकि सिद्धांत, प्रकृति, विशेषताएं सब जो है मिलती जुलती ही होती हैं, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। तो इनमें थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे। प्रबंधन अपनी एक आचार संहिता है। ठीक है दोस्तों, नियम वगैरह, कानून वगैरह होते हैं प्रबंधन में, तो उसे क्या कहा गया, आचार संहिता। प्रबंधन विकास का साधन है और प्रबंधन एक गुणवत्तापूर्ण प्रक्रिया है। देखिए, शैक्षिक प्रबंधन की विशेषताएं देखिए कौन कौन सी हो सकती है। शैक्षिक प्रबंधन एक समन्वयकारी संस्था है। जो भी गुण वगैरह होंगे वो किस में आ जाएंगे, विशेषताओं में आ जाएंगे। तो सबसे पहले क्या है, प्रबंधन समन्वयकारी संसाधन है। समन्वयकारी यानी इसमें सभी लोग मिलकर के कार्य करते हैं। शैक्षिक प्रबंधन एक समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है दोस्तों, प्रबंधन में देखिए शैक्षिक प्रबंधन है तो इसमें सभी व्यक्ति मिलकर के कार्य करेंगे, किसी एक व्यक्ति के द्वारा ये कार्य नहीं हो सकता, इसलिए क्या कहा गया है, समूहवाचक संज्ञा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शैक्षिक प्रबंधन एक अदृश्य कौन नहीं आएगा दोस्तों, कौशल है। ठीक है दोस्तों, तो शैक्षिक प्रबंधन एक अदृश्य कौशल है। शैक्षिक प्रबंधन एक सार्वभौमिक क्रिया है, सभी जगह पाई जाती है। शैक्षिक प्रबंधन एक सामाजिक जो है क्रिया है। ठीक है दोस्तों, सामाजिक तो है ही, क्योंकि समाज में केवल विद्यालय खोलने से, प्रधानाध्यापक या टीचर होने से कुछ नहीं होगा, उसके लिए जो है अभिभावक और बच्चों की व्यवस्था भी होनी चाहिए। शैक्षिक प्रबंधन एक स्वामित्व है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे प्रिंसिपल है, शिक्षक है, तो प्रिंसिपल जो है पूरी विद्यालय पर स्वामित्व रखता है। शैक्षिक प्रबंधन एक दायित्व की प्रक्रिया है। ठीक है दोस्तों, उसमें सबके अलग अलग दायित्व बांट दिए जाते हैं। शैक्षिक प्रबंधन एक लोक समूह है। ठीक है, लोगों का समूह है। शैक्षिक प्रबंधन एक अधिकार व्यवस्था है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम देखते हैं। देखिए, शैक्षिक प्रबंधन के सिद्धांत देखते हैं। पहला सिद्धांत है नियोजन का सिद्धांत, दूसरा है श्रम विभाजन का, तीसरा है समन्वय का, चौथा है उत्तरदायित्व और अधिकार का, और पांचवा है अपवाद का। ठीक है दोस्तों, और छठा है सहभागिता का सिद्धांत। तो देखिए, नियोजन मतलब सबसे पहले योजना बनाई जानी चाहिए। श्रम विभाजन यानी कार्यों का बंटवारा कर देना चाहिए। समन्वय यानी जितने भी कर्मचारी हैं उनमें संतुलन बना के रखें। उत्तरदायित्व और अधिकार यानी सभी को अपने अपने उत्तरदायित्व और अधिकारों का पता होना चाहिए। अपवाद का सिद्धांत यानी कोई ना कोई अगर किसी के बीच में अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए तो कोई विषय पर अपवाद भी हो सकता है कि भाई कहीं कहीं पर इसमें माथाफोड़ी भी हो जाती है। सहभागिता यानी एक दूसरे की सहायता से ही ये कार्य हो सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए दोस्तों, अपवाद का सिद्धांत है सहभागिता का, यानी सब मिलजुल के कार्य करते हैं। नेतृत्व का सिद्धांत, इसमें जो है बिना नेतृत्व के कार्य नहीं हो सकता है। समानता यानी जितने भी कर्मचारी होते हैं सब समान होते हैं। पारिश्रमिक का सिद्धांत, कार्य करने पर पारिश्रमिक भी दिया जाता है, मेहनताना। आदेश की एकता का सिद्धांत, इसमें जो भी ऊपर से आदेश आएगा उसमें सभी को मानना अनिवार्य होता है, इसलिए इसमें क्या है, आदेश की एकता भी पाई जाती है। और अनुसंधान का सिद्धांत, ठीक है दोस्तों, जो है इसमें क्या होता है, शिक्षा से जो है जैसे साइंस के सब्जेक्ट हैं तो उसमें बिना प्रयोग के कोई कार्य नहीं हो सकते। तो इस प्रकार से ये सारे जो है क्या है, शैक्षिक प्रबंधन के सिद्धांत हैं दोस्तों। तो देखिए आगे, तो दोस्तों फिर से देख लेते हैं एक बार। अपवाद का सिद्धांत, सहभागिता का सिद्धांत, नेतृत्व का सिद्धांत, समानता का सिद्धांत, पारिश्रमिक का सिद्धांत, आदेश की एकता का सिद्धांत और अनुसंधान का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने यहाँ तक हमने जो है शैक्षिक प्रबंधन की विशेषताएं, इनके सूत्र, इनके तत्व, इनके सिद्धांत, ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली है। इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा दोस्तों। और परीक्षा बहुत ही नज़दीक है, इस वजह से फटाफट रिवीजन की तरह मैंने आपको पढ़ाया है, तो अपना जो है रिवीजन कर लें। और इसके प्रश्न भी मैं आपके सामने लेकर आऊँगी दोस्तों।
तो फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट्स करके अवश्य बताएं कि मेरा वीडियो आपको कैसा लग रहा है। मैं एक छोटा सा प्रयास कर रही हूँ, तो अगर इसमें आपको अच्छा लगे तो मुझे अच्छा बताना, और कोई कमी हो तो वो आप कमी भी हम मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।